तलबा व तालबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अज़ीज़ तलबा व तालबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Assalamu alaikum students. Here I am to teach to physics class 10th. We discuss about chapter number 12 geometrical optics. I am taking all these contents of this chapter from Punjab textbook board. Students, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इन वीडियो लेक्चर्स को अटेंटिव होकर सुनिएगा तो होप सो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 12.10 टॉपिक्स को, इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले लेंसेज की टाइप्स को डिस्कस किया, ठीक है, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। अब हम इस टॉपिक में इसका इमेज लोकेशन को डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हमारे पास एक लेंस है, ओके। ये इस लेंस अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। अब इसके सेंटर में एक पॉइंट होता है, ठीक है, जिसे हम लोग ऑप्टिकल इसका सेंटर बोलते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट एक स्टैंड कर रहा है, ओके। अब हम इमेज डेवलप करते हैं। अब हम यहाँ से एक फर्स्ट रे पास होती है और वो स्ट्राइक करती है लेंस से जाके। अब वो फर्स्ट रे जो होती है वो पैरेलल होती है इस प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। अब ये वाली रे जैसे ही स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद थोड़ी सी बेंड कर जाएगी लाइक दिस। अब ये रे इस लेंस से इमिट होगी तो ये फर्थर बेंड कर जाएगी, ओके स्टूडेंट्स, और ये पास कर जाएगी इस तरह से। अब स्टूडेंट्स, जिस पॉइंट से ये पास करती है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, जिसे हम लोगों ने एफ से डोनेट किया है। अब एक और सेकेंड रे हम शो करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सेकेंड रे है, देन ये बेंड कर जाती है और ये भी प्रिंसिपल फोकस से पास करती है। ये वाली रे बिल्कुल स्ट्रेट पास कर जाती है। अब जो यहाँ पे जाके जो मीट करती हैं, यहाँ पे जाके हमारा जो इमेज है वो डेवलप हो जाता है, ओके स्टूडेंट्स। अब यहाँ से हमें ये तो पता चल गया जो हमारा इमेज डेवलप हो गया, उस इमेज की नेचर क्या है। उस इमेज की नेचर क्या है, वो इमेज आपका रियल है, इमेजिनरी है या किस टाइप का है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, या फिर उसका साइज़ क्या है, ठीक है। अब हम ये बातें इजीली इस रे डायग्राम से इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स को कर सकते हैं, ठीक है। आपका इमेज बेसिकली किस नेचर का होगा। अब बात ये है कि हमने अगर नेचर को डिस्कस करनी हो कि इमेज किस तरह का है तो हम हमेशा रे डायग्राम ड्रा करेंगे, ओके। देन ही हमें फाइंड आउट होगा कि इमेज की नेचर क्या है, ठीक है। अब हम सिंपल सा एक मेथड है बनाया गया, दैट इज़ लेंस इक्वेशंस। इस लेंस इक्वेशंस की मदद से हम लोग इजीली इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को। The relationship between the object and the image distance from the lens in term of focal length of the lens is called the lens formula, ठीक है। ये लेंस फार्मूला है, 1/f is equal to 1/p plus 1/q। ये रिलेशनशिप है ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इन फॉर्म ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास P है और एक हमारे पास Q है, ठीक है। P हम लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये हमारे पास जो इमेज का डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है, हम लोग इन्हें डिस्कस करते हैं।
स्टूडेंट्स जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट प्लेस है, जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट प्लेस होगा, लेट्स सपोज यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट प्लेस है, यहाँ से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक का जहाँ तक का डिस्टेंस होता है ये हमारे पास कहलाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इतना, ये वाला, जिसे हम लोगों ने P से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अगर हम लोग इमेज डिस्टेंस की बात करें तो इमेज डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से लेकर इमेज तक का जो डिस्टेंस होता है इसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस है, जिसे हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास P और Q। अब हम लोग थर्ड की पार्ट की बात करें तो फोकल लेंथ क्या है? प्रिंसिपल फोकस से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक का जितना डिस्टेंस होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना डिस्टेंस है, ये हमारे पास कहलाएगा फोकल लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, अब होप सो आपको समझ आ गया होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल डिस्टेंस क्या है। अब हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं अगेन। The relation between the object and the image distance from the lens in form of the focal length of the lens is called the lens formula. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, ये हमारे पास इनका समीशन करें तो ये हमारे पास फोकल लेंथ के इक्वल आएगा। ये हमारे पास लेंस इक्वेशन है। अब ये लेंस इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिससे हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हम किस तरह का लेंस है, किस टाइप का लेंस है, कनकेव लेंस यूज़ कर रहे हैं या कन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल है, हमारा इमेज रियल है या वर्चुअल है, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, ये सब क्वेश्चंस के आंसर हम लोग इस इक्वेशन के थ्रू कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग एक और डायग्राम स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ लेंसेज। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा लेट्स सपोज रियल ऑब्जेक्ट होगा, तो ठीक है, तो हमारे पास तो P जो है पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगा तो हमारा जो रियल ऑब्जेक्ट है वो रियल ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो इमेज होगा वो वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है, वो हमारी बैक साइड पे इमेज होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई फोकल लेंथ हमारे पास पॉजिटिव है तो अगर हमारे पास फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो हमारे पास वो कन्वर्जिंग लेंस होगा। इसी तरीके से अगर तो हमारे पास फोकल लेंथ नेगेटिव है तो हमारे पास वो डाइवर्जिंग लेंस होगा। स्टूडेंट इसी तरीके से अगर हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें, हमारे पास P पॉजिटिव होगा, मतलब ऑब्जेक्ट से लेके प्रिंसिपल C तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके जो यहाँ तक का डिस्टेंस है पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि द ऑब्जेक्ट इज़ टुवर्ड्स द लेफ़्ट साइड ऑफ द लेंस, मतलब जो हमारे पास जो इमेज होगा वो हमारे पास रियल इमेज होगा। ठीक है, जो रियल ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्वियसली उसका इमेज भी रियल ही होगा। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट है तो हमारे पास रियल इमेज आ गया। अगर हमारे पास P नेगेटिव होगा, लेट्स सपोज अगर तो हमारे पास P की वैल्यू नेगेटिव आ गई है, देन द ऑब्जेक्ट ऑन द राइट साइड, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो राइट साइड पे होगा और हमारा जो इस तरह से जो हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इस स्टूडेंट्स अगर हमारे पास जो इमेज है, अगर हम लोग इमेज की डिस्कशन करें, अगर हमारे पास Q की वैल्यू पॉजिटिव होगी और Q इज़ पॉजिटिव और फॉर अ रियल इमेज, हम लोग Q को लेते हैं इमेज डिस्टेंस। ठीक है, Q हमारा है इमेज डिस्टेंस और जो P है वो हमारे पास है ऑब्जेक्ट इमेज का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अगर हमारे पास Q पॉजिटिव होगा फॉर अ रियल इमेज देन मेड ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस बाय द रियल ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास Q की वैल्यू नेगेटिव होगी या फॉर वर्चुअल इमेज मेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द लेंस बाय द वर्चुअल इमेज।
स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी हम लोगों ने सारी बातें प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन की हैं, जस्ट इनके की पॉइंट्स को यहाँ पे बताया गया है। आप लोगों ने इनके की पॉइंट्स को ध्यान से देखना है, ओके। इनसे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यू पूछ लिए जाते हैं। ये एमसीक्यू पोर्शन के लिहाज से ये 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास 12.5 एग्जाम्पल है। अ पर्सन 1.75 मीटर टॉल स्टैंडिंग 2.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा। एक आदमी जिसका कद 1.7 मीटर है और वो कैमरे के सामने खड़ा है 2.5 मीटर पर, ठीक है। द कैमरा यूज अ कन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज 0.5 मीटर। फाइंड द इमेज डिस्टेंस, the distance between the lens and the film and determine whether the image is real or virtual। कैमरे के अंदर स्टूडेंट्स कन्वेक्स लेंस यूज़ किया हुआ है जिसकी फोकल लेंथ 0.05 मीटर है और इमेज का फासला हमने कैलकुलेट करना है और हमने ये भी कैलकुलेट करना है इमेज हमारा रियल है या वर्चुअल है। फर्स्टली हम लोग अपने डाटा को अरेंज कर लेते हैं। फर्स्टली हमारे पास जो P है, P की वैल्यू मतलब हमारे पास जो है कैमरे के सामने जो खड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट है, जो हमारे पास P की वैल्यू है वो हमारे पास 2.5 है और हमारे पास फोकल लेंथ 0.5 सेंटीमीटर दी गई है। हम लोगों ने इमेज का डिस्टेंस मालूम करना है। इट्स मीन टू से डैट हम लोगों ने Q को कैलकुलेट करना है, ओके। हमारे पास फॉर्मूला है 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q के। यहाँ से अगर हम लोग 1/q को कैलकुलेट करना चाहें तो 1/f इज़ इक्वल 1/f माइनस 1/p आ जाएगा। स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है। पुट करने के बाद हम लोग उनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो हमारे पास q की वैल्यू आई वो हमारे पास आई 0.05 मीटर, ठीक है। चूँकि इमेज का जो फासला था, इमेज का जो डिस्टेंस था वो पॉजिटिव था, ठीक है, तो इसलिए जो हमारा जो इमेज होगा वो रियल इमेज बनेगा जिसका जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ के इक्वल होगा, ठीक है। द इमेज डिस्टेंस इज़ पॉजिटिव, द रियल इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन द फिल्म ऑन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ओके स्टूडेंट्स। तो इसी हम लोगों ने ये देखा तो हमारा जो इमेज का फासला था वो पॉजिटिव आया, ओके स्टूडेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट 12.6 एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। A concave lens has focal length 15 centimeter and what distance should be the object from the lens be placed so that it form an image 10 centimeter from the lens and also find the magnification of the lens। स्टूडेंट्स, एक हमारे पास कनकेव लेंस की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ओके। लेंस से उस ऑब्जेक्ट का कितने फासले पे रखा जाए, मतलब हम लोगों ने P को कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसको कितने फासले पे रखा जाए कि इसे बनने वाला जो लेंस का जो इमेज है उसका डिस्टेंस हमारे पास 10 सेंटीमीटर हो। तो हम लोगों ने लेंस की मैग्नीफिकेशन जो है उसको कैलकुलेट करना है, ओके स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है, लेंस की फोकल लेंथ है वो हमारे पास -15 सेंटीमीटर है, ओके। और हमारे पास जो इसका डिस्टेंस है, जो इमेज का फासला है लेंस से, वो हमारे पास Q है, तो वो हमारे पास -10 सेंटीमीटर है। हम लोगों के पास गिवन इक्वेशन है 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। यहाँ से हम लोगों ने P को कैलकुलेट करना है, तो P को हम लोग सेपरेट आउट कर लेते हैं इस तरह। स्टूडेंट्स, हम लोग इनमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद एक्चुअली हम लोगों ने फोकल लेंथ में -15 सेंटीमीटर पुट करना है, ओके। तो -15 सेंटीमीटर हम लोगों ने पुट किया और हमारे पास जो Q का डिस्टेंस था वो भी हमारे पास -10 सेंटीमीटर था, ओके। इनका हम लोगों ने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद फाइनली जो हमारा रिज़ल्ट निकला वो हमारे पास P का जो लेंस से जो ऑब्जेक्ट का फासला था वो हमारे पास 30 सेंटीमीटर निकला, ओके। नेक्स्ट हम लोगों ने इसकी मैग्नीफिकेशन पावर कैलकुलेट करनी है। मैग्नीफिकेशन पावर का फॉर्मूला होता है m इज़ इक्वल टू P डिवाइडेड Q डिवाइडेड बाई P। Q की वैल्यू हमारे पास -10 सेंटीमीटर है और P की वैल्यू हमारे पास 30 सेंटीमीटर है।
तो इस तरह से हमारे पास 1/3 आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट, जो इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ से मतलब 1/3 लार्ज है। ठीक है, यहाँ पे जो m की पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ये है कि जो हमारा इमेज है वो हमारे पास सीधा है और हमारे पास जो इसका जो इमेज है वो हमारे पास वर्चुअल है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास 12.11 टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ लेंस। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ लेंसेस। हम लोगों ने लेंस को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, आज हम उन मेन एप्लीकेशंस को यूज़ करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स फर्स्टली हम लोग देखते हैं कैमरा तो आप सब ने देखा होगा। कैमरा का बेसिक पर्पस होता है कि हम लोग इसे पिक्चर्स लेते हैं, हम इसे किसी भी किस्म की पिक्चर्स ले सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर हम लोग स्टडी करें तो फर्स्टली इसकी हम लोग कंस्ट्रक्शन स्टडी करें तो कैमरा बेसिकली किस चीज़ से मिलकर बना होता है। तो आपने देखा होगा कि कैमरा जो बेसिकली एक बॉक्स के अंदर होता है, लाइक एक प्लास्टिक की एक बॉडी होती है। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि कैमरा एक लाइट प्रूफ बॉक्स है जिसके अंदर लेंसेज मौजूद होते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक लाइट प्रूफ बॉक्स के अंदर जो कैमरा है वो मौजूद होता है। अब इस लाइट प्रूफ बॉक्स के अंदर एक लेंस मौजूद होता है। ठीक है, लेट्स सपोज एक हमारे पास कन्वेक्स लेंस मौजूद है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस, ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास कैमरा जो हम देख रहे होते हैं, जो उसके सामने जो लेंस होता है, फ्रंट लेंस जो होता है, उसे हम लोग कहते हैं कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस इन द फ्रंट ऑफ लाइट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये बेसिकली जो हमारे पास ये वाला पार्ट है, ये हमारे पास होती है फिल्म। ये वो फिल्म होती है जिस पर हमारा इमेज बन रहा होता है। ठीक है, अब हमारे पास द फोकस ऑफ द इमेज इज़ फोटोग्राफ्ड ऑन टू द फिल्म। ठीक है, अब बैक साइड पे हमारे पास एक फ़िल्म आ गई है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो अगर इस कन्वेक्स लेंस और फिल्म्स का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला डिस्टेंस फिक्स्ड होता है। ठीक है, अब बेसिकली हमारे पास यहाँ हम बात कर रहे हैं थोड़े पुराने कैमरेज़ की जो पहले आया करते थे। अब तो इतने एडवांस्ड कैमराज आ गए हैं, अब तो उनमें जो फिल्म होती है वो मूवेबल होती है, हम उनको रोटेट कर सकते हैं। किसी भी कोई कैमरा ऐसा होता है जिसमें लेंस रोटेट करता है और किसी में फ़िल्म रोटेट कर रही होती है। बेसिकली लेंस भी मूव कर सकता है और किसी में उसकी फ़िल्म मूव हो रही होती है, उसके इमेज को मतलब एक फिक्स पॉइंट पर लाने के लिए। स्टूडेंट्स, हम लोग बुक में पुराने कैमरे को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास जो लेंस और जो फिल्म के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास फिक्स्ड होता है। ये था हमारे पास कैमरे की एक कंस्ट्रक्शन। कैमरा किस चीज़ से मिलकर बना होता है, वो एक हमारे पास लाइट प्रूफ बॉक्स होता है, उसमें एक कन्वेक्स लेंस होता है जिसे हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, जो लाइट को कन्वर्ज करता है किसी एक पॉइंट पर, और एंड पे एक फ़िल्म लगी होती है और इस इमेज पर हमारे पास इस फिल्म पर हमारा इमेज डेवलप होता है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टडी करते हैं कि इसमें से इमेज बनता कैसे है। ठीक है, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करें, ठीक है, ये हमारे पास ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की, वो ऑब्जेक्ट जो एक सर्टेन पोजीशन पर रखा गया है, उस ऑब्जेक्ट की मतलब जिसे कि हम लोग पिक्चर कैप्चर कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जब भी आप कैमरे से कुछ पिक्चर्स करते हैं तो जो चीज़ सामने आती है, ठीक है, नज़दीक आ जाए तो कैमरा उसको पिक्चर को कैप्चर नहीं कर सकता, क्योंकि वो चीज़ फोकल पॉइंट के बिल्कुल ही अंदर आ गई। अब जो चीज़ फोकल पॉइंट के अंदर आ जाए, कैमरा उसको पिक्चर मतलब उस पिक्चर को कैप्चर नहीं करता। अब पोजीशन ऑफ जो ऑब्जेक्ट है, उसकी जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेंशन किया गया है
द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, मतलब जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो थोड़ा सा दूर मतलब होनी चाहिए फोकल लेंथ से, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये कैमरा है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम लोगों ने सर्टन हाइट पे रखी है, मतलब यहाँ पे रखी है, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट है वो बियॉन्ड 2 होनी चाहिए लेंस के, मतलब वो हम लोगों ने एक फोकल लेंथ नहीं बल्कि डबल फोकल लेंथ से हम लोगों ने उसको दूर रखा है। ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने उसकी जो कैमरे की जो फोकल लेंथ है उसे सर्टेन डिस्टेंस पर प्लेस करना है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 2f से भी आगे होना चाहिए। हम जैसे स्टूडेंट्स हम लोग प्रीवियस भी डिस्कस कर चुके हैं, जब भी ऑब्जेक्ट हमारा 2f से मतलब आगे होता है तो हमारा जो इमेज है वो हमारे पास f और 2f के दरमियान में बनता है, ठीक है। अब हम ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर हमारा जो इमेज है वो 2f से भी बियॉन्ड हो तो वो हमारे पास f और 2f के दरमियान में होता है। दैट्स मीन स्टूडेंट्स इस केस में भी जो हमारा इमेज डेवलप होगा वो f और 2f के दरमियान होगा। अब वो किस तरह से होगा अब हम ये देखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स नॉर्मली जो अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्लाइड प्रोजेक्टर को। स्टूडेंट्स स्लाइड प्रोजेक्टर नॉर्मली स्कूल में भी यूज़ किए जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी यूज़ किए जाते हैं, कॉलेजेस में भी यूज़ किए जाते हैं, जिन पे हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन को एक स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं। एक लार्ज वे से हमारी जो स्क्रीन है वो डिस्प्ले हो जाती है। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन को, किस तरह से ये बना होता है स्लाइड प्रोजेक्टर, ठीक है। अब इसमें एक हमारे पास होता है कनकेव लेंस, ठीक है। इसमें एक कनकेव मिरर यूज़ किया गया हुआ है। इसके बाद हमारे पास इसमें एक सेंटर में लाइट सोर्स को रखा गया है, ठीक है। लाइट सोर्स का क्या काम होता है, वो कनकेव लेंस को मतलब कि जैसे ही कनकेव लेंस पे लाइट पड़ेगी तो वो हमें स्क्रीन पे कोई ना कोई उसका इमेज डेवलप होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास जो दो लेंस हैं इन दो लेंसेज को कहा जाता है कंडेंसर लेंस, ठीक है। कंडेंसर लेंसेज के आगे हमारे पास एक स्लाइड रखी गई है। इस स्लाइड को बेसिकली हम लोगों ने जूम करके डिस्प्ले करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रखा गया है एक हमारे पास प्रोजेक्शन लेंस, मतलब ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस यूज़ किया गया है। अब कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। लास्ट पे हम लोगों के पास एक स्क्रीन रिप्रेजेंट की गई है जिस पे हम लोग अपना स्लाइड्स हैं उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसमें लेंस कहाँ यूज़ हो रहे हैं, एक तो कंडेंसर लेंस यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब इनकी कंडेंसर लेंस को देखें, इनकी एक साइड प्लेन है और एक साइड हमारे पास कर्व्ड है, तो इन्हें हम कहेंगे प्लानो कंडेंसर, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये दोनों साइड ही बेंड हैं। ये भी हमारे पास कन्वेक्स लेंस ही है लेकिन इसकी ये डिफरेंट टाइप्स में चली जाती है। ये हमारे पास डबल कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। स्टूडेंट्स ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। इन सब चीज़ों से मिलकर ये हमारे पास एक स्लाइड प्रोजेक्टर बना होता है। अगर हम लोग इसकी वर्किंग देखें, ठीक है, जो हमारे पास जो लाइट सोर्स है, ठीक है, ये एक लाइट मतलब कि पैदा कर रहा होता है। लाइट सोर्स से सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वर्जिंग और कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर इज़ यूज्ड टू रिफ्लेक्ट लाइट बैक इनटू द फेयरली पैरेलल रेज। पहले हम डिस्कस करते हैं कि कनकेव मिरर का फंक्शन क्या है, ठीक है। कनकेव मिरर बेसिकली यहाँ पे इसलिए लगाया जाता है क्योंकि कनकेव मिरर अगर लाइट इस तरफ आएगी भी सही तो वो लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके दोबारा से मतलब हमारी जो स्क्रीन है उस तक चली जाएगी, ठीक है। लेट्स सपोज अगर ये यहाँ तक आती है, यहाँ स्ट्राइक करती है या यहाँ स्ट्राइक करती है तो ये वापस लेंस की तरफ चली जाएगी। ये कोई भी जो लाइट है वो वेस्ट नहीं होगी, वो डेविएट नहीं होगी, बल्कि वो दोबारा लेंस की तरफ ही चली जाएगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हमारे पास लाइट ऊपर से भी जाएगी तो वो भी टकरा के वापस ही लेंस की तरफ चली जाएगी। अब कंडेंसर लेंसेज का फंक्शन क्या है, अगर हमारे पास जो ये लाइट है ये कुछ इस तरफ को जा रही है, ठीक है, ये लाइट कुछ इस तरफ को जा रही है। कंडेंसर लाइट क्या करता है, सारी रेज को कन्वर्ट करके पैरेलल रेज में ले आ जाता है, ठीक है।
The condenser is made of up to 2 converging lenses that reflect the light of all part of these slide are illuminated with the parallel rays. स्टूडेंट्स देखा हम लोगों ने कंडेंसर रेज से पहले रेज डिफरेंट डायरेक्शंस में थी, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने कंडेंसर अप्लाई किया, कंडेंसर अप्लाई करने के बाद वो रेज पैरेलल आ गई। अब जो ये रेज हैं ये स्ट्राइक कर रही हैं स्लाइड के साथ, ठीक है। स्लाइड में जो ये जो स्लाइड से टकराने के बाद इसको वापस लेके जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट ये स्ट्राइक करेंगी कन्वेक्स लेंस के साथ, ठीक है। अब कन्वेक्स लेंस बेसिकली कन्वर्जिंग लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, इनको कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज करने के बाद ये इनको स्क्रीन से फॉल कर देगा। स्टूडेंट इस तरह से ये ऑल रेज इस डायरेक्शन में भी स्क्रीन से फॉल करेगी और इस डायरेक्शन में भी स्क्रीन पर फॉल करेगी। यहाँ पे हमारे पास एक लार्ज इमेज डेवलप हुआ था, ठीक है। ये था इसकी वर्किंग। अब स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करें कि स्लाइड की पोजीशन क्या है। इस स्लाइड को हम लोगों ने कहाँ पे प्लेस करना है, तो हम लोग बात करते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब हम लोगों ने देखना है हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पे रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली वो स्लाइड है जिसको हम लोगों ने डिस्प्ले करवाना है इस स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो हमेशा जो द प्रोजेक्शन और कन्वर्जिंग लेंस हैज़ रियल लार्ज एंड इन्वर्टेड इमेजेस, इट मस्ट बी रियल ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। द स्लाइड मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारी स्लाइड ही है। द स्लाइड ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस बिटवीन f and 2f प्रोजेक्शन लेंस सो डैट प्रोड्यूस रियल लार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज। इसमें जो हमारी स्लाइड है इसको हम लोगों ने f और 2f के दरमियान के दरमियान हम लोगों ने इसको प्लेस करना है ताकि हमारे पास रियल आए, लार्ज आए और हमारे पास इन्वर्टेड इमेज आए, ठीक है। यहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर हो गई, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है f और 2f के दरमियान होगा तो हमारा जो इमेज है वो डेवलप होगा, वो 2f से भी बाहर डेवलप होगा, मतलब 2f से भी थोड़ा आगे जाके हमारा जो इमेज है वो डेवलप होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग कह सकते हैं बिकॉज द इमेज इज़ इन्वर्टेड स्लाइड मस्ट बी प्लेस अपसाइड डाउन द लिटरली इन्वर्टेड सो वी कैन सी द इमेज प्रॉपरली। स्टूडेंट इस तरह से हम जो इमेज है उसको हम लोग प्रॉपरली विजुलाइज कर सकते हैं, उसको हम लोग प्रॉपरली देख सकते हैं, ठीक है। हम स्लाइड्स जो हैं उसकी पोजीशन को ऐड करते हैं, तो जिसकी वजह से जो हमें इमेज की फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो हमें इमेज के बारे में बताता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप को स्टूडेंट्स आपको जो स्लाइड प्रोजेक्शन है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, किस तरह से इसमें लेंस इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से लाइट रेज को फॉल करवाया जाता है और इसको हम एक लार्ज डिस्प्ले में लेकर आ रहे हैं ताकि हम लोग इसको इजीली देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग एक नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है वो डिस्कस करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एप्लीकेशन है फ़ोटोग्राफ इनलार्जर। फ़ोटोग्राफ इनलार्जर मतलब जो तस्वीर को बड़ा करके दिखाई देते हैं, ठीक है। जो तस्वीर को बड़ा करके दिखाएंगे उन्हें हम लोग कहेंगे फ़ोटोग्राफ इनलार्जर। अगर हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन पहले डिस्कस करें, इसकी कंस्ट्रक्शन में भी हमारे पास स्टार्ट में एक हमारे पास लाइट सोर्स प्लेस कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक कंडेंसर्स लगे हुए हैं। कंडेंसर क्या करते हैं, उस लाइट को बिल्कुल आपस में मर्ज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फ़िल्म है, फ़िल्म हमारे पास ऑब्जेक्ट है। हमारे पास पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को बात करते हैं कि हमने उस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करना है ताकि हम लोग उस पे स्क्रीन पे अपने जो हमारे पास जो स्क्रीन है उस पे हम लोग अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्कस कर सकें। तो स्टूडेंट्स इसमें भी हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बिटवीन f बट लेस देन 2f के दरमियान में, ठीक है। फोटोग्राफर इनलार्जर प्रोजेक्ट इज़ प्लेस्ड एट द डिस्टेंस मोर देन f बट लेस देन 2f। इसको f एंड 2f के दरमियान में हम लोग इसको देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने लेट्स सपोज लाइट की जो रेज़ हैं वो जाके इमेज बनाती हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो ये फ़िल्म है, फ़िल्म से आगे हमारे पास एक प्रोजेक्शन लेंस लगा हुआ है। लेंस हमारे पास यहाँ पे कन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है जो रेज़ को
मतलब कि कन्वर्ज करता है। उसके बाद फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म है जिस पे हम लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, आप अक्सर कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि हम तो एक फ़ोटो को ही इनलार्ज कर रहे हैं, मींस कि डैट हम लोग एक इमेज को ही इनलार्ज कर रहे हैं। तो नो डाउट हम लोग इमेज को ही इनलार्ज कर रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ में जो इमेज है हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट जो इमेज डेवलप करवाएगा जो कि साइज़ में काफ़ी लार्ज होगा। ओके, अब डैट्स वाई वी कॉल डैट इमेज, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसे कहेंगे, ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट। The working principle of photographer is larger, basically the same as that of the slide projector. It uses a convex lens to produce a real magnified and the inverted image by the film on the photographic paper. इस तरीके से स्टूडेंट्स हमें एक रियल इमेज दिखता है, एक इन्वर्टेड इमेज ऑन द फोटोग्राफिक जो हमारा पेपर है या फिल्म है उस पर हमारे पास एक जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज हमारे पास रियल दिखता है। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास 3 एप्लीकेशंस जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किए लेंसेज में कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे 12.12 टॉपिक सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप बेसिकली उसे कहते हैं जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाती है, ठीक है। अब सिंपल माइक्रोस्कोप ऐसी माइक्रोस्कोप जिसमें जस्ट एक ही लेंस यूज़ किया गया हो उसे हम लोग कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास ऐसी लेंस जिसमें जस्ट एक ही लेंस इस्तेमाल किया गया हो उस माइक्रोस्कोप को हम लोग कहेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके स्टूडेंट्स, the magnifying glass is a convex lens which is used to produce magnifying image of a small object and it is called simple microscope. सिंपल माइक्रोस्कोप में जस्ट हमारे पास एक ही लेंस यूज़ होगा, ठीक है। और वो लेंस कौन सा होगा? वो लेंस कन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है। अब हम माइक्रोस्कोप्स को क्यों यूज़ करते हैं? आप माइक्रोस्कोप्स को जो डॉक्टर्स होते हैं, कोई भी ऐसे पार्ट्स जो आम आँख से नज़र नहीं आते उनके लिए डॉक्टर्स माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, हम लोगों के कुछ बर्ड्स बुके इतने स्मॉल होते हैं कि वो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, उन्हें देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं रीडिंग के लिए। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, जो माइक्रोस्कोप्स हैं उनको हम लोग डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज हमारे पास कोई और एक ऑब्जेक्ट है, वो हमारे पास एक सर्टेन डिस्टेंस पर है, ठीक है। हम अपनी आई से जस्ट 25 सेंटीमीटर के दूरी पर चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। अगर तो ये ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है तो हम लोग इसको इजीली देख सकेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम इसको 25 सेंटीमीटर और से थोड़ा करीब ले आएँ तो हमारी आँख को ये थोड़ा ब्लर नज़र आएगा, ठीक है। हम इसको ईज़िली डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, इसका मतलब ये हुआ हम जस्ट उन्हीं चीज़ों को देख सकेंगे जो हमारे पास 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होंगे। अब स्टूडेंट्स, इसका एक प्रिंसिपल फोकस भी होता है। हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस के अंदर प्लेस करना होता है। अब हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट को लेंस और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान में प्लेस करना, हम लोग इसको कहीं भी इनसाइड प्लेस कर सकते हैं। अब जब हम इसको इनसाइड प्लेस करेंगे तो हम लोग ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं, अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर पड़ा होगा तो हमारा इमेज जो है वो उसी साइड पर ही डेवलप होगा, ठीक है। वो इसी साइड पर ही होगा, एक लार्ज इमेज हमारे पास डेवलप हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप से अगर हम लोग कोई चीज़ देखें तो क्या हमें 2 चीज़ें नज़र आती हैं? ऑब्जेक्ट भी नज़र आता है या इमेज भी नज़र आता है? तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। अगर हम लोग इसको लेट्स सपोज अगर ऑब्जेक्ट को देखें तो ऑब्जेक्ट और इमेज को देखें तो हमें जस्ट इन फ्रंट ऑफ देखें तो हमें ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आता, ठीक है। अब इमेज जब भी बनता है, इमेज वहाँ पे एक्चुअल में डेवलप नहीं होता, बल्कि हमारे पास एक रियल इमेज होता है, वर्चुअल इमेज होता है जो हम डेवलप करवाते हैं। इसलिए हम इसे कहते हैं कि जो हमारे पास जो ये इमेज बन रहा है ये हमारे पास वर्चुअल इमेज बनेगा। अब यहाँ से हमें एक चीज़ पता लग गई, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होगा।
तो हमारे पास जो इमेज है वो किस तरह से आएगा। हम लोगों ने ऑब्जेक्ट की जो प्लेसमेंट है उसको देख लिया, ठीक है। लेट थीटा बी द एंगल सबटेंडेड एट द आई। जो हमारे पास इमेज है वो 25 सेंटीमीटर दूर डेवलप हो जाएगा, ताकि जो हमारी आँख है वो उसको क्लियर, मैग्नीफाई, शार्प और देख सकें। इस वजह से स्टूडेंट्स हमारा जो इमेज है वो डेवलप होगा इन नियर पॉइंट ऑफ द आई। ओके स्टूडेंट्स, let theta be the angle subtended at the eye be a small object when it placed at the near point of the eye। अब हमारे पास जो नियर पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। जो हमारा डिस्टेंस है हमारी आँख का, उसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो नियर पॉइंट है और उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोगों ने डिस्कस करिए, अगर नेचर ऑफ इमेज की बात करें, अगर इमेज डेवलप हो गया तो उसकी इमेज की नेचर क्या होगी, वर्चुअल है, इरेक्ट है या रियल है। स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं कि असल में जो लाइट रेज होती हैं जब हम उनको फॉल करवाते हैं, ठीक है, वो लाइट रेज डाइवर्ज हो जाती हैं, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी इंक्रीज़ करता जा रहा है, मतलब वो डाइवर्ज होता जा रहा है, ठीक है। अगर वो रेज डाइवर्ज हो रही हैं तो इसका मतलब वो किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं करेंगी। अगर वो किसी पर पॉइंट मीट नहीं करेंगी तो वहाँ पे कोई इमेज डेवलप नहीं होगा। तो हम लोग उन जो रेज हैं उनको बैक साइड पे थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, तो वो एक ख़ास पॉइंट से वो एक रेज आ रही होती हैं, उस ख़ास पॉइंट पर हम लोग हमारा जो इमेज है वो डेवलप हो रहा होता है। तो स्टूडेंट्स जो हमारा नेचर ऑफ इमेज जो होगा वो हमारे पास होगा वर्चुअल इमेज। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास जिस पोजीशन में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट है तो हमारे पास इमेज भी स्ट्रेट डेवलप होगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा इमेज है वो इरेक्ट होगा। अब इमेज का साइज़ हमारे ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ा है, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि जो हमारा जो इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा इनलार्ज होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो स्टूडेंट्स हमारा जो इमेज होगा वो इनलार्ज होगा। यहाँ तक हमारे पास चीज़ें क्लियर हुई, वर्चुअल इमेज की नेचर की, उसकी पोजीशन की, ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की, पोजीशन ऑफ इमेज की। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखना ये है कि हमारा जो इमेज है वो कितना मैग्नीफाई हो जाएगा, कितना वो लार्ज हो जाएगा, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स या फिर कितना लार्ज हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर होती है जो इस इमेज को बढ़ा देती है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहाँ पे 2 डायग्राम्स को डिस्कस करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे प्लेस है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने अपनी आँख से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है। अब जो ये ऑब्जेक्ट है क्लियर हमें कहाँ जो हमारा नियर पॉइंट है आई का 25 सेंटीमीटर पे हमें नज़र आता है। अब ये ऑब्जेक्ट हमारे पास 25 सेंटीमीटर दूर प्लेस करेंगे तब जाके स्टूडेंट्स हम लोग इसको क्लियरली विजिबल और शार्प इमेज हम लोग इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो आई तक का डिस्टेंस है स्टूडेंट्स हमारे पास वो डिस्टेंस डी है और जो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ जो 25 सेंटीमीटर पर काफ़ी छोटी नज़र आती है, अगर हम उसको मैग्नीफाई करके देखना चाहते हैं तो हम लोग ये करते हैं कि एक कन्वेक्स लेंस यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने कन्वेक्स लेंस यूज़ कर लिया, आई के बाद हम लोगों ने कन्वेक्स लेंस यूज़ कर लिया। अब इस लेंस का एक कोई ना कोई फोकस पॉइंट होगा, लेट्स सपोज इसका फोकस पॉइंट यहाँ बन रहा है। अब ये फोकस पॉइंट हमारा यहाँ बन रहा है, तो लेट्स सपोज हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा इस केस में हमारे पास हम लोगों ने फोकस पॉइंट के अंदर ही अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। बेसिकली जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है वो फोकस पॉइंट के अंदर होगी। जैसे ही हम लोग इसको प्लेस करेंगे, हम लोग अपनी आई से इसको देखेंगे तो हमारे पास जो एक रे है वो डेवलप होगी और वो रे हमारे पास लेट्स सपोज ऊपर जा रही है, ठीक है, और 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास एक इमेज डेवलप हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स,
ये इमेज 25 सेंटीमीटर पर क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि जो हमारी आई का जो नियर पॉइंट था वो 25 सेंटीमीटर था। अगर हम लोग इमेज को इससे पहले बना लेंगे तो हमारे पास इसको क्लियरली और विजिबल और शार्प नहीं देख सकेंगे, क्योंकि जो हमारी जो आई है वो जस्ट 25 का जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर ही है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें मैथमेटिकली कि एक ऑब्जेक्ट है वो कितना मैग्नीफाई हो सकता है, ठीक है, सो मैथमेटिकली हम लोग इसको देखते हैं। वी पुट अ कन्वेक्स लेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द आई सो डैट द लेंस मेक अ विजुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट नियर अ पॉइंट ऑफ द आई। इन दिस वे द ऑब्जेक्ट अपीयर्स मैग्नीफाइड। द मैग्नीफाइंग पावर इन दिस केस विल बी, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है मैग्नीफाइंग पावर का, m इज इक्वल टू थीटा डैश डिवाइडेड बाय थीटा। थीटा डैश जो हम कन्वेक्स लेंस को यूज़ करके बन रहा है, ठीक है, थीटा डैश आई है जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस के साथ जो हमारे पास बन रहा है, ठीक है, और हमारे पास थीटा है सिंपल थीटा, और थीटा इज द एंगल सबटेंडेड एट द आई ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, एंड थीटा डैश विल बी द एंगल ऑन द आई विल इंक्रीज, विल बी द बिकम। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, जो हमारे पास जो थीटा है, थीटा डैश जो हमारे पास है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, और जो थीटा है वो हमारे पास है बेस, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, जो हमारे पास परपेंडिकुलर एंगल है वो हमारे पास आ गया ओ डिवाइडेड बाय डी, ठीक है। अब हमारे पास जो थीटा है वो इक्वल टू होगा हमारे पास टेंजेंट थीटा के, ठीक है। थीटा हमारे पास है टेंजेंट थीटा के, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस के। टेन थीटा बेसिकली हमारे पास इक्वल टू होता है, जो टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास होती है स्टूडेंट्स, जो टेन थीटा की वैल्यू वो हमारे पास होती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर है, लेट्स सपोज वो हम लोग ले लेते हैं आई डिवाइडेड बाय डी के, ठीक है। अब हमारे पास जो थीटा डैश की वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई आई डिवाइडेड बाय डी ऑब्जेक्ट डिवाइडेड। यहाँ पे हमारे पास थीटा और थीटा डैश दोनों की वैल्यूज़ आ गई। थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, और थीटा डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई आई डिवाइडेड बाय डी। इनको सेम हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। थीटा डैश मतलब ऑब्जेक्ट ओवर डिस्टेंस, ठीक है, थीटा डैश हमारे पास आ जाएगा इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, थीटा हमारे पास आ गया इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस थीटा डैश, और जो थीटा हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। यहाँ से हम लोग थीटा डिवाइडेड बाय थीटा डैश में पुट करेंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस की वैल्यूज़ हैं वो कैंसिल आउट हो जाएगी। हमारे पास मैग्नीफाई का जो फार्मूला आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा आई डिवाइडेड बाय ओ के, ठीक है। मतलब साइज़ ऑफ द इमेज और साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ गई। ओके स्टूडेंट्स, अब लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका साइज़ 6 सेंटीमीटर है, और जो हमारे पास साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो 2 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब जो हमारा इमेज है वो 3 सेंटीमीटर मतलब हायर कर जाएगा। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हम लोगों ने किसी भी ऑब्जेक्ट की मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करनी हो तो m इज़ इक्वल टू 1 + d/f आ जाएगा। स्टूडेंट्स, जो हमारी फाइनल इक्वेशन थी
1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, उसके थ्रू हम लोग इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास जो मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला आएगा वो हमारे पास आएगा m इज इक्वल टू 1 प्लस d/f। ओके, ये हमारे पास था मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला। Where f is the focal length of the lens and d is the near of the distance of eye, it is clear from the relation that a lens of the shorter focal length will have the greater magnifying power। जिसकी फोकल लेंथ शॉर्ट होगी ऑब्वियसली उसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मैग्नीफिकेशन के लिए जो फोकल लेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर मैग्नीफिकेशन कम से कम होगी ऑब्जेक्ट की वो इतना से अगर फोकल लेंथ कम होगी तो वो ऑब्जेक्ट इतने ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नीफाई कर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम लोग देखें कि कन्वेक्स लेंस के बारे में जैसे हम लोगों ने स्टडी किया था, अगर हमारा कन्वेक्स लेंस है थिन होगा मतलब पतला होगा तो हम लोग देख सकते हैं कि उस पर रेस जब आके फॉल करती हैं तो उस पर जब वो बेंड करेंगे तो वो हमारे पास दूर जाकर रेस मिल रही होती हैं। ठीक है, डैट्स मीन्स डैट स्टूडेंट्स उसका जो फोकस पॉइंट है वो दूर बन रहा होता है, इसका जो फोकल लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होगी। ठीक है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्गर होगी। अब स्टूडेंट्स हम लोग एक और देखें स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टडी करते हैं रिजॉल्विंग पावर को। रिजॉल्विंग पावर बेसिकली क्या है? रिजॉल्विंग पावर बेसिकली क्या होती है, सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन स्टडी करते हैं। रिजॉल्विंग पावर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट और पॉइंट सोर्स। मतलब कि हमारे पास जो रिजॉल्विंग पावर है वो एबिलिटी है जो दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज हैं उनको भी एक डिस्टिंग्विश कर सके, उनको भी एक अलग अलग कर सके, अलग करके दिखा सके, उसे हम लोग कहते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ टू इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, लेट्स सपोज अगर हम लोग एक माइक्रोस्कोप की बात करें, इसकी माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर कितनी है, वो क्लोजली टू स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कितना रिजॉल्व कर सकता है, उनको कितना डिस्टिंग्विश करके दिखा सकता है, तो हम लोग इसमें रिजॉल्विंग पावर में देखेंगे कि वो कितना इनको रिजॉल्व करके दिखा सकता है उन क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट्स को। स्टूडेंट्स, जो हमारे टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं, उनको भी हम लोग मतलब डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग सेल की बात करें तो दो सेल आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, उनको भी डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग रिजॉल्विंग पावर्स के थ्रू हम लोग उनके दरमियान में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको सिंपल माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स को। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स को। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और कैसे हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट, प्रीवियस हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस किया। सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर देता है। ठीक है, हमें उस ऑब्जेक्ट की लार्ज करके दिखाता है। ठीक है, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि सिंपल माइक्रोस्कोप को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स को कि वो ऑब्जेक्ट्स जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा माइन्यूट होते हैं, माइन्यूट जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, उनको फिर हम लोग देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिकली सिंपल माइक्रोस्कोप से भी ज़्यादा मैग्नीफाई है, ज़्यादा एडवांस्ड है। इसकी जो मैग्नीफिकेशन जो पावर है वो सिंपल माइक्रोस्कोप से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है क्या। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि सिंपल जो माइक्रोस्कोप है उसमें जस्ट एक कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऐसी होती है जिसमें दो हमारे पास कन्वेक्स लेंस होते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ टू कन्वर्जिंग लेंस द ऑब्जेक्ट and all the eyepiece and it is used to investigate the structure of small object। तो इसमें हम लोग दो कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करेंगे which is also known as compound microscope।
अब स्टूडेंट्स हमें इसमें दो कन्वेक्स लेंस नज़र आ रहे हैं इस डायग्राम में, ठीक है। एक लेंस को कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं और दूसरे को हम लोग कहते हैं आई पीस लेंस, ठीक है। एक को हम लोग कहते हैं आई पीस लेंस और दूसरे को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक हमारे पास होगा आई पीस लेंस। स्टूडेंट्स, जब हम लोग आँख के बिल्कुल करीब रखते हैं इस आई पीस लेंस को, तो स्टूडेंट्स हम लोग कह सकते हैं कि जो ये इसमें हम लोग स्टडी करेंगे दो लेंसेज को। एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस होगा और एक हमारे पास आई पीस लेंस होगा। आई पीस लेंस कहाँ होगा? आँख के हमारे बिल्कुल करीब होगा। अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव लेंस बेसिकली होता है ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट के करीब होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये आप डायग्राम में देखिएगा, ये हमारे पास आई पीस लेंस है, ठीक है, जो आँख के बिल्कुल करीब है। दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है जो हमारे पास ऑब्जेक्ट के बिल्कुल करीब होगा। ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास लोकेट किया जाता है, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा कि ये दो ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने लेंसेज पर प्लेस कर दिए है, ऑब्जेक्टिव लेंसेज एंड आई पीस लेंसेज को, ठीक है। हमें भी इन दोनों लेंसेज की ऑब्जेक्टिव लेंस है वो हमारे पास छोटा है, ओके, और जो थोड़ा सा मोटा भी है ऑब्जेक्टिव लेंस, थोड़ा थिक भी है। और जो आई पीस लेंस है स्टूडेंट्स वो हमारा बड़ा भी है, ठीक है, लेंथ में भी बड़ा है और वो हमारे पास थिन लेंस है, ठीक है। अब जो लेंस थिन होता है उसका जो हमारे पास जो फोकल पॉइंट है वो काफ़ी दूर बनता है। इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्गर होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी, ओके स्टूडेंट्स। हम लोगों ने देखा कि हमारे पास दो लेंसेज हैं, एक लेंस हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक हमारे पास आई पीस लेंस है, ठीक है। आई पीस जो लेंस है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा लेकिन पतला है। लेकिन जो हमारे पास ऑब्जेक्ट लेंस है वो हमारे पास शॉर्ट है और थिक है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम लोग उसकी शेप की बात करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेट्स सपोज अगर हम लोग शेप की बात करते हैं, अगर हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, तो ये दो कन्वेक्स लेंस पर कंसिस्ट करती है, ठीक है। इनमें से एक लेंस जो है एक दूसरे के लिए, जो दो लेंस हैं वो पैरेलल होते हैं और इनके जो एक्सिस हैं वो भी फिक्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आई पीस लेंस है और दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है। इन दोनों लेंस का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास फिक्स होगा। देन स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, ओके। अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जो कन्वर्जिंग लेंस जो ऑब्जेक्ट वाली साइड पे फिक्स होता है उसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। जो हमारा लेंस ऑब्जेक्ट वाली साइड पे फिक्स है, ये लेंस जो हमारा ऑब्जेक्ट वाली साइड पे फिक्स है इसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव। देन हम बात करते हैं, अगर आईपीस की बात करें, आईपीस की बात करते हैं तो आईपीस वो होता है जो कन्वर्जिंग लेंस जो आई के करीब होता है, वो कन्वर्जिंग लेंस जो आई के करीब होता है। ये लेंस ऑब्जॉर्प्शन के दौरान जो ऑब्जर्वर की आँख के जो करीब वो लेंस होगा, जो अब हमारा जो ऑब्जर्व कर रहा है इस लेंस को, जो उसके करीब होगा उसे हम लोग कहते हैं आई पीस लेंस। नेक्स्ट एक टर्म है बॉडी ट्यूब। बॉडी ट्यूब स्टूडेंट्स, बॉडी ट्यूब उसे कहते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वो वाला पाइप नुमा हिस्सा जिसमें ऑब्जेक्टिव और आईपीस फिक्स होते हैं। इसमें हमारे पास बॉडी ट्यूब में हमारे पास ऑब्जेक्टिव भी और आईपीस भी दोनों हमारे पास फिक्स होंगे, जिसे हम लोग कहेंगे बॉडी ट्यूब। देन एक और टर्म है जिसे हम लोग कहते हैं स्टेज।
स्टेज वो है स्टूडेंट जो बॉडी ट्यूब के बिल्कुल नीचे वाला जो तख्ता नमा हिस्सा होता है उसे हम लोग कहते हैं स्टेज, ठीक है। जिसके ऊपर ये स्लाइड रखी गई होती हैं उसे हम लोग कहेंगे स्टेज। अब लैंप और जो कंडेंसर्स हैं इसमें यूज़ किए जाते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। बेसिकली स्टेज के नीचे लैंप और कन्वर्जिंग जो जोड़े हैं वो इस तरह से रखे जाते हैं कि जो लाइट है उनके ऊपर फिक्स हो सके, ठीक है। अगर हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप की प्रॉपर्टीज़ को देखें तो ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है इट गिव्स ग्रेटर मैग्नीफिकेशन पावर देन अ सिंगल लेंस। इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अकेले लेंस के, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव लेंस हैज़ अ शॉर्ट फोकल लेंथ लेस देन 1 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ कम से कम रखी जाती है, एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर से कम। देन हमारे पास थर्ड वन है द आई पीस हैज़ अ फोकल लेंथ एफ नॉट ऑन अ फ्यू सेंटीमीटर। जो आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो चंद सेंटीमीटर रखी जाती है। ऑब्जेक्ट की लेंथ है वो हमारे पास उसकी जो ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ है वो कम रखी जाती है, लेस देन 1 सेंटीमीटर रखी जाती है, ठीक है। और जो हमारे पास आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो चंद सेंटीमीटर से हमारे पास ज़्यादा रखी जाती है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। अगर हम लोग रे डायग्राम को डिस्कस करते हैं, ये हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रे डायग्राम है, ठीक है। इस रे डायग्राम में हमें बताया गया है कि एक रे है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, आईपीस है, रे हमारे पास एंटर होती है इस लेंस से जाके। जब वो सर्टेन डायरेक्शंस में जाके टकराती है ऑब्जेक्ट के बाद, हमारे पास जो हम रे है वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस से गुजरती है। ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होने के बाद जैसे ही वो फोकल लेंथ से गुजरती है तो थोड़ा कर्व्ड हो जाती है। कर्व्ड होने के बाद वो जो हमारे पास आईपीस लेंस है उसे जाके टारगेट करती है। टारगेट करने के बाद वो सीधा हमें आईपीस में दिखाई देती है, क्योंकि हम लोगों ने आईपीस लेंस को इस तरह से एडजस्ट किया होता है कि हमारा जो आई है उसको डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यह रेस इस डायरेक्शन में भी जा सकती हैं, इस डायरेक्शन में भी जा सकती हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में भी जा सकती हैं। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इनमें कन्वर्जिंग लेंस यूज़ किए हुए हैं तो ये लाइट अब एक इसको कन्वर्ज करके हमारी आई तक उसको पहुंचा देती है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन फार्मूला है कंपाउंड माइक्रोस्कोप है के लिए वो है m=L डिवाइडेड बाय एफ नोड 1 + d डिवाइडेड बाय एफ नोड। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए हम लोगों ने इसका फार्मूला पढ़ा था m=1 + d/f, ठीक है। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग L/f नॉट, यहाँ पे L है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ को बताता है, ठीक है। L शो द लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप विच इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द आई पीस। जो L हमारे पास है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बताता है। जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और आई पीस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कैपिटल L से शो करते हैं, ठीक है। और जो D है, स्मॉल d है, वो आँख से जो ऑब्जेक्ट का फासला है, नज़दीक तरीन फासला है, उसे बताता है, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स एफ नॉट एंड एफ ई है। एफ नॉट हमारे पास ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ है और एफ ई नॉट हमारे पास आई पीस की फोकल लेंथ है सिमिलरली, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ है, ये हमारे पास आई पीस की फोकल लेंथ है, इनके दरमियान टोटल डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट से लेके आई पीस तक का, जो हमें उसकी देन हमें जो इमेज को डिस्कस करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स के कुछ यूजेस हैं, वो हम यूजेस देखते हैं। The uses of compound microscope. A compound microscope is used to study the bacteria and the micro object. कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिकली जो बैक्टीरिया हैं जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, या फिर वो इंतहाई छोटे छोटे साइज़ के ऑब्जेक्ट्स जो हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते, उनके लिए हम लोग फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं, ठीक है। It is also used to research the several field of science like microbiology, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, सेल्स हैं या बैक्टीरियाज हैं,
उनको उनकी जो इनर व्यू है, उनका जो इनर पोर्शन है, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका इनर व्यू है, उनको ऑब्ज़र्व करने के लिए हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग बॉटनी में हम लोग इन्हें यूज़ करते हैं। जो लीव्स हैं, पौधे हैं, दरख्त हैं, उनका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में हम लोग आम आँख से उन लीव्स को, उन पत्तों को नहीं देख सकते, तो उनको इंटरनल स्ट्रक्चर की डिस्कशन के लिए हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, जेनेटिक्स जो हमारी डिजीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनका मतलब कि वो माइक्रोस्कोपिक उनका एक्सरे करवाने के लिए भी हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, ताकि वो हमें मोर विजुलाइज उनको देख सकते हैं, वो हमें बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उन डिज़ीज़ को डायग्नोज करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप्स है उसके निस्बत कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स के ज़्यादा इस्तेमालात हैं, उनसे ज़्यादा अच्छी तरीके से हम लोग चीज़ों को विजुलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 2 लेंसेज यूज़ किए जाते हैं। उन लेंसेज की वजह से हम लोग चीज़ों को इजीली विजुलाइज़ कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।